हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत के खिलाफ साजिश में कामयाब हो गया चाइना। दोस्तों एलएसी के पास उसकी चाल हो गई कामयाब। बताएंगे कौन सी बड़ी चाल अब भारत के खिलाफ चली है चाइना ने। तो वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यूक्रेन पहुंचने से पहले यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया ने सबसे बड़ा बयान दे दिया। दोस्तों भारत की जीत है जैसी दे दी है बयानबाजी। बताएंगे दोस्तों आखिर क्यों इन्होंने ऐसा कहा। तो वहीं बांग्लादेश में फिर शुरू होगा क्या जाकिर नाइक के पीस टीवी का प्रसारण। आखिर बांग्लादेश के अंतरिम यूनुस की सरकार क्या करने वाली है? क्या यूनुस वाकई में इनडायरेक्टली भारत के खिलाफ है? दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव खबर आपको बताने वाले हैं। तो वहीं ताइवान के बाद अब तिब्बत को लेकर अमेरिका ने कर दिया एक ऐसा ऐलान, सुनकर ही बौखला उठेगा चाइना। दोस्तों तो वहीं अगर देश में आज हुए लोकसभा के चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार? बताएंगे दोस्तों। सर्वे में आया है चौंकाने वाला जवाब। दोस्तों चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो वहीं भाजपा में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन है? सर्वे में किस नेता ने योगी आदित्यनाथ जी तक को पछाड़ दिया है? आप भी नाम जानकर रह जाएंगे दंग। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको एक एक करके हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन हमेशा की तरह आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर भारत देश में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत के खिलाफ साजिश में कामयाब हुआ चीन। एलएसी के पास बने चीनी मॉडल गांवों में लोगों का बसना हुआ शुरू। जी हां, चीन की भारत के खिलाफ साजिश सफल होती दिखाई दे रही है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास अपने मॉडल गांवों में लोगों को बसाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार चीन ने एलएसी के दूसरी तरफ करीब 630 मॉडल गांव बनाए हैं, जिनमें से लगभग 500 गांवों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन गांवों को जियाकोंग विलेज कहा जाता है, जिसका मतलब होता है संपन्न यानी विकसित गाँव। खासकर पूर्वी अरुणाचल के दूसरी तरफ चीन के लगभग 145 मॉडल गाँव बसाए गए हैं। दोस्तों चीन ने इन गांवों के निर्माण का काम करीब 6 साल पहले शुरू किया था, लेकिन ये गांव काफी समय तक खाली थे। भारत की तरफ से बार बार ये आशंका जताई जा रही थी कि चीन इन गांवों का दोहरा इस्तेमाल कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इन गांवों का एक उद्देश्य तिब्बतियों पर नजर रखना भी है। चीनी सेना को शक है कि तिब्बती लोग भारतीय सेना को जानकारी दे सकते हैं, इसीलिए उन्हें बिखरे हुए गाँवों से हटाकर इन मॉडल गाँवों में बसाया जा रहा है ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर चीन इन गाँवों का सैन्य उपयोग भी कर सकता है। दोस्तों ऐसे में इन गाँव को बसा लिया गया है और इन पर लोगों को भी ठूस ठूस के भरा जा रहा है। जी हां, ऐसे में हमेशा की तरह आप मानते हैं कि भारत को भी जैसे को तैसा वाला जवाब देना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा एलएसी पर। तो वहीं आपको बात बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी के कीव पहुंचने से पहले ही यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया ने बड़ा बयान दिया। कहा ये तो भारत की जीत है। जी हाँ, ऐसा इन्होंने क्यों कहा आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी जी की यूक्रेन यात्रा से पहले यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया टिमोशेंको ने भारत को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। टिमोशेंको का कहना है कि युद्ध शुरू होने के समय लगभग 18,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में थे, जिन्हें निकाला गया। अच्छी खबर ये थी कि उनमें से कुछ यूक्रेन वापस आना शुरू कर दिया और यूक्रेन में अपनी शिक्षा जारी रखी। पूर्व यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए पीएम मोदी जी की यात्रा अस्थायी शांति की दिशा में हमारे संयुक्त प्रयासों की शुरुआत की आशा देती है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनकी यात्रा सफल हो और शांति की आशा को मजबूत कर सके, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं और यहीं से हमारी उम्मीदें आधारित हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा सफल होने वाली है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा बहुत सफल होगी, जो यूक्रेन को स्थिर, व्यापक, टिकाऊ और निष्पक्ष शांति प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम साबित होगी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में अहम भूमिका निभाएगा भारत। जी हाँ, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी ये सबसे बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी पोलैंड के दौरे पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की। बातचीत के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी कीव की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं, जो बड़ा ही फलदायी साबित हो सकता है। ऐसे में दोस्तों दुनिया भी अब मानने को तैयार हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत जिस चीज को ठान लेती है वो करके ही दिखाती है। तो वहीं दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते कि वाकई में पीएम मोदी जी इतना दमखम रखते हैं कि दूसरे देशों में जाकर अपना लोहा मनवा सकते हैं, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और ऑल द बेस्ट मोदी जी कहना मत भूलिएगा कमेंट में। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पोलैंड से प्रधानमंत्री मोदी जी 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद कीव पहुंचेंगे। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी का पोलैंड दौरा खत्म हो चुका है। अब वो वहां से यूक्रेन के लिए निकल भी चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं यूक्रेन के लिए। 10 घंटे का सफर करके शुक्रवार आज दिन में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच जाएंगे। पोलैंड में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर
ऑनर दिया गया। उन्होंने वहां भारतीय समुदायों के लोगों से मुलाकात की। वॉर्सा में प्रधानमंत्री मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच बड़ी ही फलदायी बातचीत हुई दोस्तों। तो वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश में फिर शुरू होगा क्या जाकिर नाइक के पीस टीवी का प्रसारण, क्या मंजूरी देंगे मोहम्मद यूनुस। बता दें, बांग्लादेश में कुख्यात चरमपंथी उपदेशक जाकिर नाइक के पीस टीवी का प्रसारण एक बार फिर शुरू होने वाला है। इसकी घोषणा खुद जाकिर नाइक ने की है। उसने कहा है कि अंतरिम सरकार से मंजूरी मिलने तक पीस टीवी बांग्लादेश में प्रसारण फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। ढाका में होली आर्टिजन बेकरी पर जुलाई 2016 में हुए हमले के बाद पीस टीवी बांग्ला चैनल का प्रसारण ही रोक दिया गया था। आरोप लगाया गया था कि हमलावरों में से एक जाकिर नाइक के कट्टरपंथी उपदेशों से प्रेरित था। इस घटना के बाद भारत में भी जांच शुरू हुई और उसके बाद बांग्लादेश और भारत दोनों में पीस टीवी के प्रसारण को निलंबित कर दिया गया। अपने यूट्यूब चैनल पर सवाल जवाब के दौरान नाइक ने बताया कि पीस टीवी सैटेलाइट के माध्यम से बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू और चीनी में प्रसारण जारी रखते हुए, लेकिन बांग्लादेश में केबल ऑपरेटरों ने चैनल की डाउन लिंक अनुमतियों के निलंबन के कारण चैनल का प्रसारण बंद कर दिया है। जाकिर नाइक ने कहा कि आवेदन प्रस्तुत किया गया है और यदि स्वीकृत हो जाती है, एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो पीस टीवी बांग्ला कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर फिर से प्रसारित किया जा सकता है। जाकिर 2016 से भारतीय अधिकारियों के हाथों गिरफ्तारी से बच रहा है। उस पर बांग्लादेश के ढाका में एक बेकरी पर आतंकवादी हमले के बाद कथित रूप से नफरत भरे भाषण देने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। इन हमलों में 29 लोगों की मौतें हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, वाकई में अगर मोहम्मद यूनुस मंजूरी देते हैं तो ये भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं होने वाला। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार बांग्लादेश की भारत विरोधी चाल चल रही है दोस्तों, या फिर नहीं देगी जाकिर नाइक को परमिशन? देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता, हमारी डेली की श्रोता। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, ताइवान के बाद अब तिब्बत को लेकर अमेरिका ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। सुनकर ही बौखला उठेगा चीन। जी हाँ, ताइवान के बाद अमेरिका ने तिब्बत को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। इस बारे में सुनकर ही चीन की बौखलाहट बढ़ जाएगी। दरअसल अमेरिकी सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने दलाई लामा से मुलाकात के बाद तिब्बत के अधिकारों को लेकर यह महत्वपूर्ण ऐलान किया है। अमेरिकी अधिकारी ने राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से तिब्बतियों के मानवाधिकारों की रक्षा और उनके विशिष्ट ऐतिहासिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण के प्रयासों के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जाहिर है कि अमेरिका की ये प्रतिबद्धता ताइवान को लेकर भी है। ऐसे में अमेरिका के इस नए ऐलान से चाइना को मिर्ची तो जरूर लगेगी। फिलहाल दलाई लामा 28 जून को घुटने की सफल रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद से न्यूयॉर्क में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता की अमेरिकी विदेश विभाग की शीर्ष अधिकारी के साथ बैठक राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा एक कानून पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ महीनों बाद हुई है। तो वहीं आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के सियासी अखाड़े में उतर सकते हैं कई पुलिस अधिकारी, अधिकतर कमल थामने की फिराक में है। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावी अखाड़े में पुलिस अधिकारी भी दम दिखाने की तैयारी में है। इनमें रिटायर्ड डीजीपी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी स्तर के अफसर शामिल है। अफसरों में पूर्व डीजीपी एसपी वैद, डीआईजी इसरार खान, वीआरएस ले चुके एसएसपी मोहन कैद और एसएसपी मोहन लाल भगत, इन सर्विस एसपी केडी भगत चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकतर अधिकारी भाजपा के खेमे से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और टिकट लेने का पूरा जोर लगा रहे हैं। अफसर लगातार भारत के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साध रहे हैं। 3 से 4 अफसर भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं और इनमें नाम संभावित उम्मीदवारों के पैनल में भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने कर दिया कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन, इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नेका और कांग्रेस गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया, शाम तक चरणवार सूची प्रकाशित की जाएगी। कांग्रेस ने भी अपने एक्स अकाउंट से गठबंधन की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हमारी बैठक हुई, हमारी योजनाएं सही रास्ते पर हैं और हमें उम्मीद है कि गठबंधन अच्छा चलेगा। सीट बंटवारे पर हमारे बीच विचार चल रहा है, आज शाम तक इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों संग बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि आज हमने 3 तरह के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की है। आगे कहा कि जिसमें सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक शामिल है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो ये गठबंधन हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू और कश्मीर के चुनाव में मात दे पाएगी? दोस्तों हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, क्या बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को है खतरा? हाई कमीशन ने यूनुस से मुलाकात करके जताई चिंता। दोस्तों बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए थे, इसको लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई थी। इस बीच गुरुवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने अंतरिम सरकार
सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हाई कमीशन पर नए वर्मा ने गुरुवार को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और आपसी हितों पर काम करने की सहमति भी जताई। पीटीआई ने डेली स्टार अखबार के हवाले से बताया है कि प्रणव वर्मा ने ढाका में अपने उच्चायोग सहित बांग्लादेश में अपने दूतावास और अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। मुख्य सलाहकार प्रेस सचिव शफीफुल आलम का कहना है कि सरकार ने पहले ही पूरे राजनयिक क्षेत्र को सुरक्षा बढ़ा दी है। तो वहीं बताते भारत आए मलेशियाई पीएम नहीं लौटे खाली हाथ। मोदी सरकार ने मान ली उनकी मांग। दोस्तों, भारत चावल निर्यात पर लगे प्रतिबंध के बावजूद मलेशिया को 2 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। मलेशिया के प्लांटेशन और कमोडिटीज मंत्री तदुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी ने चावल की आपूर्ति के लिए भारत से आग्रह किया था, जिसके बाद भारत नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के जरिए मलेशिया को चावल बेचेगा। भारत ने घरेलू बाजार में चावल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि प्रतिबंध के बावजूद मलेशिया को चावल का निर्यात किया जाएगा। जी हां दोस्तों, तो वहीं बता दें यूक्रेन युद्ध में बड़ा उलटफेर, एक और रूसी क्षेत्र पर कब्जा, रूसी सैनिकों को बंदी बनाने के दावे के बीच बॉर्डर पहुंचे जेलेंस्की। जी हां, रशिया यूक्रेन युद्ध में इस महीने यूक्रेन रशिया पर लगातार भारी पड़ता जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने रशिया के कुर्स्क क्षेत्र में एक अन्य इलाके पर कब्जे का दावा करके क्रेमलिन के खेमे में खलबली मचा दिया। अगर यूक्रेन का यह दावा वाकई में सच है तो यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए तगड़ा वाला झटका हो सकता है। इससे रूसी सेना का मनोबल टूट जाएगा। 2 हफ्ते में लगातार हुए इस दूसरे बड़े उलटफेर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कुछ महीने पहले तक हथियारों की कमी से रशिया के आगे लगभग घुटने टेक चुका यूक्रेन इस तरह से जबरदस्त वापसी करेगा, ये बात शायद पुतिन ने भी नहीं सोची रही होगी। मगर अब यूक्रेनी सेना लगातार रूस पर आक्रामक हो रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 2 सप्ताह से अधिक समय पहले अपनी सेना के रूसी इलाके में प्रवेश करने के बाद से सीमावर्ती क्षेत्र की अपनी पहली यात्रा की है। तो दोस्तों, वही बता दें, अगर देश में अभी हुए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार? मोटन सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन के बावजूद केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है। सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही आज तक और सी वोटर ने जनता का मूड जानने के लिए मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया कि अगर देश में आज अभी चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी। सर्वे के अनुसार एनडीए को 44%, इंडिया ब्लॉक को 40% और अन्य को 16% वोट मिल सकते हैं। वहीं एनडीए को 229 सीटें, इंडिया गठबंधन को 233 सीटें और अन्य को 11 सीटें मिलने की संभावना है। जनता के मूड के अनुसार अभी भी देश में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में एनडीए को 293 सीटें मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली थी। लेकिन सर्वे के अनुसार अगर अभी देश में चुनाव हुआ तो एनडीए को सीधे 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में महंगाई नहीं तो क्या है देश की सबसे बड़ी समस्या? मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के अंदर देश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में जनता से राय ली गई, जिसके अनुसार देश के 28% लोगों के लिए बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जबकि महंगाई को 19%, गरीबी और कृषि संकट को 6% लोगों ने वोट दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो वही बता दें, पाकिस्तान में फिर होगा बवाल। इमरान खान के हजारों समर्थकों ने किया इस्लामाबाद कूच, हाई अलर्ट पर प्रशासन। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बीते साल मई से जेल में बंद है। उनके समर्थकों ने बार बार देश में प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया है। इसी कड़ी में एक बार फिर इमरान खान के हजारों समर्थकों ने पाकिस्तान के सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। पूर्व सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के समर्थक आज फिर पूरे देश में पूर्व पीएम की रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। इसमें खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के प्रांतों से हजारों की संख्या में पीटीआई समर्थक इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। पीटीआई समर्थकों ने यह फैसला किया। वहीं पाकिस्तानी प्रशासन को डर है कि ये रैली पिछले साल मई जैसे हालातों को खड़ा ना कर दे। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश में शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़े जाने पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ हुए खुश, बोला जो बोओगे वही तो काटोगे। जी हां, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़े जाने से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खासे खुश नजर आते दिखाई दिए। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को अब परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बोओगे वही काटोगे। उनका इशारा शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़े जाने की तरफ था। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक इस्तीफा देने और देश छोड़ने भागने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों वही बता दें, बांग्लादेश ने शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट कर दिया रद्द। बीएनपी ने प्रत्यर्पण की है मांग। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गुरुवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का
का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया। आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सुश्री हसीना के पासपोर्ट के साथ साथ पूर्व सरकारी मंत्री और पूर्व सांसदों के पासपोर्टों को जो अब अपने पदों पर नहीं है उन्हें रद्द कर दिया गया है। हसीना बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद स्थिति को संभालने में नाकाम रही थी। इस कारण उन्हें इस्तीफा देकर भारत भागना पड़ा था। उनके अपदस्थ होने से पहले के हफ्तों में 450 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें कई पुलिसकर्मी शामिल थे। तो वहीं बता दें, मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ गाजा हमले का विरोध तो दूसरी तरफ तेल की सप्लाई। इन देशों पर मुकदमे की है अब तैयारी। जी हाँ, इजराइल हमास के बीच पिछले 321 दिनों से जंग जारी है। इजराइल वेस्ट बैंक समेत गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। गुरुवार को भी इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा पट्टी में कई स्थानों पर हमले किए, जिसमें 22 फलस्तीनियों की मौत हो गई। इस बीच इजराइल के मददगार देशों को अब युद्ध अपराध में घसीटने की तैयारी हो रही है। कानूनी विशेषज्ञों ने उन देशों को युद्ध अपराध में घसीटे जाने की चेतावनी दी है जिन्होंने युद्ध के समय बड़े पैमाने पर इजरायली लड़ाकू विमानों और टैंकों को ईंधन की सप्लाई की है। गैर लाभकारी संगठन ऑयल चेंज इंटरनेशनल की एक स्टडी में पता चला है कि कई देशों द्वारा इजराइल को निर्बाध तेल आपूर्ति गाजा में नरसंहार को बढ़ावा दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल को उन देशों ने भी तेल की सप्लाई की है जिन्होंने मानवता के खिलाफ युद्ध और नरसंहार के खिलाफ जिनेवा कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं। तो दोस्तों वही बता दें, बांग्लादेश में बाढ़ के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस सरकार ने तो वाकई में हद ही पार कर दी। जी हाँ, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी सरकार ने दावा किया है कि भारत की वजह से उनके देश में बाढ़ आई है। बांग्लादेशी मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सरकार ने दावा किया है कि देश के कुछ हिस्सों में मौजूदा बाढ़ की स्थिति त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने बांध के फाटक खोलने के कारण उत्पन्न हुई है। हालांकि अब भारत ने बांग्लादेश के इस दावे को खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूद नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है जिससे दोनों पक्षों ने के लोगों की परेशानी होती है। मंत्रालय ने इसका समाधान खोजने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। तो वही बता दें, भाजपा में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन है? सर्वे में किस नेता ने योगी आदित्यनाथ को भी पछाड़ा? पीछे बता दे, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के अंत से पहले 75 वर्ष की आयु को पार कर जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से लोग इस बारे में विचार कर रहे होंगे कि मोदी के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के लिए कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। इस सवाल ने न केवल राजनीतिक विश्लेषकों बल्कि बीजेपी समर्थकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मोदी के बाद कौन। दोस्तों अब आपको बता दें, अगस्त 2024 में जारी इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों से पूछा गया कि भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों की राय से कुछ संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं जो भविष्य में मोदी की जगह ले सकते हैं। दोस्तों सर्वे से पता चलता है कि 25% से अधिक लोगों ने अमित शाह का समर्थन किया है। लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी जैसे अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं की तुलना में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सबसे आगे रखा है। यानी सर्वे की माने तो लोग नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर अमित शाह को उनका उत्तराधिकारी देखना पसंद करेंगे। लगभग 19% लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरे स्थान पर रखा है। सर्वे के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भगवा पार्टी के भीतर शीर्ष स्थान के लिए तीसरे सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं जिन्हें 13% वोट मिले हैं। इन तीनों नेताओं के बाद करीब 5% वोटों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। हालांकि सर्वेक्षण में अमित शाह सबसे आगे है, लेकिन उनकी 25% अप्रूवल रेटिंग फरवरी 2024 और अगस्त 2023 में पिछले सर्वे की तुलना में गिरावट दर्शाती है। लगे हाथ दोस्तों आपसे हमारा यही सवाल है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। दोस्तों आपके हिसाब से अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी या फिर कोई और? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। देखते हैं सबसे ज्यादा वोट आप इसको देते हैं इस ई सर्वे में। तो वहीं आपको बता दे, नीतीश कुमार और नायडू ने किया वक्फ बिल के विरोध का वादा, मौलाना अरशद मदनी का दावा। दोस्तों हाल ही में लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया गया था जिस पर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा मचाया था। इसके बाद वक्फ बिल को संसद की जेपीसी समिति के पास भेज दिया गया था। माना जा रहा कि इस बिल पर विस्तार से चर्चा के बाद इसे फिर से संसद में पेश किया जा सकता है। इस बीच गुरुवार को मियत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अरशद मदनी और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने दावा किया है कि मोदी सरकार की दो अहम साथी तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध करने की बात कही है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, और दावा किया है कि नीतीश और नायडू उनका समर्थन करेंगे। बाकी रियलिटी क्या है वो तो वक्त ही बताएगा। तो वहीं बता दें, आरजी कर रेप कांड को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखी चिट्ठी रख दी बेहद अहम मांग। जी हाँ, कोलकाता
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में हंगामा मचने के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग कर डाली है। न्यूज एजेंसी ने वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बलात्कार के अपराधियों को सजा के साथ साथ कड़े कानून की मांग की है। देश भर में बलात्कार के मामलों की नियमित घटना पर ध्यान देते हुए सीएम ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 90 बलात्कार के मामले प्रतिदिन होते हैं। कई मामलों में बलात्कार पीड़ितों की हत्या भी कर दी जाती है। अब ऐसे में उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि अपराधियों को 15 दिनों के भीतर में सजा मिलनी चाहिए और 15 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जी हाँ, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। ये बात है दोस्तों चिट्ठी में लिखकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को भेजा है। तो वहीं आपको बता दें 2.5 घंटे की मीटिंग और बन गया यूपी उपचुनाव में जीत का रोड मैप। योगी आरएसएस की मीटिंग में क्या क्या हुआ आपको बता दें। यूपी में उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है लखनऊ में। इसी बीच संघ संगठन और सरकार की एक बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में हर उस मुद्दे पर चर्चा हुई जो गिले शिकवे की कहानी लिख रहे थे। हर अफवाह को विराम देते हुए यूपी बीजेपी ने मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों क्या यूपी में एक बार फिर बीजेपी पूरी ताकत के साथ वापसी करने वाली है? क्या लखनऊ में संघ और सरकार के बीच हुए मंथन में सब क्लियर हो गया? क्या संघ और सरकार के बीच सारी टेंशन खत्म हो गई? ये वो सवाल है जो लखनऊ में हुई संघ संगठन और योगी सरकार के बीच हुई एक बैठक के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं। करीब 2 से 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच मनमुटाव को दूर करना बैठक का मुख्य एजेंडा था दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें ये टीवी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए और दोस्तों वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।